हेलो बच्चों, ये एक डाउट क्वेश्चन आया है जो कि आपकी क्लास के ही एक बच्चे ने पूछा है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है वो चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.12 है, जो कि एडिशनल का एक एक्सरसाइज है। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप लोग एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि एडिशनल वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन फिर भी आपने पूछा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है एलसी ऑक्सीलेशन पे बेस्ड है। अगर आपने एलसी ऑक्सीलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एन एसी सर्किट कंटेन 20 मिली हेनरी इंडक्टर। आप जानते हैं जो इंडक्टर होता है उसको हम लोग हेनरी में मेज़र करते हैं। ठीक है, किस में मेज़र करते हैं? हेनरी में मेज़र करते हैं। एंड अ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, और जो एक कैपेसिटर जो कि 50 माइक्रोफेरेड का है, इनिशियली जो है उसमें कितने चार्ज फ्लो हो रहा है? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज उसमें है। ठीक है, मतलब वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ नेग्लिजिबल। अगर रेजिस्टेंस सर्किट का नेग्लिजिबल है तो आप ये सारी वैल्यूज़ निकालिए एट टी इक्वल टू 0। अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है टी इक्वल टू 0 पर, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला क्या है? व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर इन द इनिशियली इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास एलसी सर्किट है तो उसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है, स्टोर होती है, आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहला तो आसान है। दूसरा है, व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। आप जब स्विच को ऑन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें डीके और ग्रोथ का प्रोसेस होता है, तो जो चार्जेस होते हैं वो ऑक्सीलेट करने लगते हैं सर्किट में, इसलिए इसको ऑक्सीलेटिंग सर्किट या टैंक सर्किट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये चार्ज ऑक्सीलेट करता है तो अपनी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है, जिसे हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आपने पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/√LC, इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ओमेगा को आप 2 पाई न्यू लिख सकते हो, तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई √LC। ठीक है, ये बात तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर बी निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों को फाइंड करना है एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन आ रहा है। तो थर्ड जो सी पार्ट है उसमें इस तरह से आप समझें कि जब होता क्या है कि जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटली चाहिए तो वो टोटली की टोटली कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि कैपेसिटर ही चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। तो उस टाइम पे जब कैपेसिटर में फुल फ्लेज चार्ज स्टोर होगा, उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। और जब सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कंज्यूम होगा? इंडक्टर में कंज्यूम होगा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी। दैट्स मीन कंडक्टर में जो आपके पास कैपेसिटर है, अगर उसमें क्यू नॉट की वैल्यू 0 हो जाए तो इस कंडीशन में जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंडक्टर में होगा। इस समय इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक के फॉर्म में होगी। तो हम इस तरह से क्या करेंगे? ये कंडीशंस लगा करके इसके टाइम को निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर्मूला है चार्ज का, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? टी की अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगला है, एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अगर जो है टोटल एनर्जी हमें पता है और कह रहा है कि इक्वली शेयर हो रहा है, इसका मतलब जो कैपेसिटर, मान लो कैपेसिटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंडक्टर भी ले सकते हैं आप। अगर हमने कैपेसिटर लिया है तो यहाँ से क्लियर होता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, इट इज़ द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को बराबर करके और फिर हम लोग क्या करेंगे? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा के टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द सर्किट। चौथा मतलब जो लास्ट है ई पार्ट, वो है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड इन द हीट। तो ये सिंपल सा है कि अगर मान लो कि कंडक्टर में जो जो आप एलसी सर्किट है उसमें आप एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर रहे हो, तो करंट का लॉस होगा, और करंट का लॉस होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे डैम्पिंग का प्रोसेस होगा। तो जो वेव जनरेट हो रही थी उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिटेल सोल्यूशन, जैसा कि मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी रीड कर दिया है तो क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, एन एसी सर्किट इज कंटेन 20 मिली हेनरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, एल की वैल्यू जो दी हुई है वो 20 मिली हेनरी दी हुई है। आप इसे क्या कर लें? हेनरी में कन्वर्ट कर लें। 20 इंटू ये इंडक्टेंस की वैल्यू है, 20 इंटू 10⁻³ हेनरी, ये बन जाएगा। इसके बाद जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू जो दी हुई है, दिस विल बी इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और ये 50 माइक्रोफैरड को आप फैरड में कन्वर्ट करें और इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान से देखें तो जो स्टडी चार्ज दिया हुआ है या इनिशियल चार्ज दिया हुआ है वो 10
मिली कूलम का दिया हुआ है और 10 मिली कूलम की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है। इसको आप कूलम में कन्वर्ट कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ कूलम, है ना। या सिंपली अगर इसको आप कहें तो 10⁻² कूलम आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है एलसी ऑक्सीडेशन, आप ध्यान से समझिए, जब आप लोगों ने एलसी ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा कि एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है और ये कैपेसिटेंस C है। ठीक है, इनिशियली जब इसके पास एनर्जी होती है और इसको एनर्जी इस तरह से इसके पास इस पर पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है और करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, स्टडी करंट इसमें फ्लो होती है उस टाइम पे। और जब इसमें जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। तो इसमें पर्टिकुलर टाइम पे उसके ऑक्सीडेशन को आपने देखा था, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ पर ऑक्सीडेशंस होते हैं। एक बार ये चार्जिंग का प्रोसेस होगा, एक बार डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा, एक बार ये ग्रोथ होगा, एक बार डीके होगा, और चार्ज होगा वो क्या करेगा, इस पूरे सर्किट में ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, इस सर्किट में क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर इन इनिशियली, कह रहा है कि टोटल एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी इसका कैलकुलेट करना है, इनिशियली इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इसके लिए आप जानते हैं कि किसी भी एलसी सर्किट में, जो एलसी सर्किट होता है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है, दिस विल बी इक्वल टू Q0² ठीक है, ये एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी एलसी सर्किट में। एलसी सर्किट की जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एंड सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द, क्या हो जाता है आपका, कैपेसिटर हो जाता है। तो एक बार फुल फ्लेज में एनर्जी इसमें होती है, फिर एक बार फुल फ्लेज में एनर्जी इसमें होती है। मतलब जब टोटल एनर्जी मैग्नेटिक के फॉर्म में होगा तो वो इंडक्टर में होगा, और जब टोटल इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होगा, चार्ज के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कैपेसिटर में होगा। तो यहाँ से E = Q0² ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। बस आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो जैसा कि Q की वैल्यू आपने -2 निकाल रखा है, 10² कर दिया, और नीचे आपका 2, C की वैल्यू आपको निकाल रखी है 50 × 10⁻⁻6 फैरेड, और जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 जूल के बराबर आती है। तो टोटल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी कितनी होगी, 2 जूल की एनर्जी इसमें क्या होगी, स्टोर होगी। सिमिलरली हम लोग इसके बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में आपसे कहा गया कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताइए। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, 1/2π√LC। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, और ओमेगा = 2π होता है, आप जानते हैं। तो हमें क्या करना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ से आप जानते हैं फॉर्मूला, ν = 1/2π√LC। अब L और C की वैल्यू दी हुई है। ध्यान से समझिए कि जो LC सर्किट होता है इसको हम लोग टैंक सर्किट भी कहते हैं। टैंक सर्किट भी इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बार चार्जेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, इसीलिए इसको टैंक सर्किट कहते हैं। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी की वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिज़ायर फ्रिक्वेंसी की वेव को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2π, और फिर इसके बाद LC की वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू जो है वो है 20 × 10⁻³ और C की वैल्यू है 50 × 10⁻⁻6, और पाई की वैल्यू आप रख देंगे। जब इसे रख करके आप सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 10⁻³ दिस विल बी 44, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 159.1 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से हमने ये वाली वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अब इसमें जो थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है आपसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन मैंने पहले ही रीड कर दिया है, और क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे। NCERT का क्वेश्चन नंबर है ये, दिस इज़ द एडिशनल का है, क्वेश्चन नंबर 7.12। ठीक है, 7.12 क्वेश्चन है ये, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे NCERT को ओपन करके। सी पार्ट है, ये कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, मतलब आपको क्या बताना है इसमें, वो टाइम बताना है जिसमें, इसके दो पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला होगा कि एनर्जी जो होगी वो कम्प्लीटली क्या होगी, इलेक्ट्रिकल होगी। कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल होगी। और दूसरी कम्प्लीटली क्या होगी, मैग्नेटिक होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर टाइम क्या होगा ये बताना है हमें, और मैग्नेटिक पे क्या होगा, फुल फ्लेज एनर्जी आपको बतानी। दैट्स मीन कि जब टोटल चार्ज किस में स्टोर होगा, कैपेसिटर में स्टोर होगा, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगी, उस सिचुएशन में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी फॉर द इलेक्ट्रिकल।
और जब ये टोटल का टोटल चार्ज कंज्यूम हो जाएगा और इसमें फुल फ्लेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी जो है मैग्नेटिक एनर्जी कहलाएगी या फुल फ्लेज मैग्नेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो हमें बताना है कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब होगी और कम्प्लीटली, तो हमें वो टाइम बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, जैसे एक एसी वेव की बात करें, ये हमारे पास एक एसी वेव है, तो ये हमारे पास बिल्कुल से एसी वेव है, इस तरह से एसी वेव आप ज्यूम कर लीजिए। तो इस एसी वेव में देखिए ये करंट है, ये करंट की वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है करंट की। तो यहाँ पर पीक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे पीक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे पीक वैल्यू मिल रही है, और इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पीक वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, इसमें क्या मिल रही है, आपको पीक वैल्यू मिल रही है। ओके, ये पीक वैल्यूज़ हैं और ये इसकी नल वैल्यूज़ हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं केवल और केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूँगा तो जो टोटल का टोटल चार्ज जो होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो कैपेसिटर में स्टोर होगा। अगर मुझे प्योर कैपेसिटर की बात करनी है, या मतलब प्योर कैपेसिटिव एनर्जी की बात करनी है, या प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एसोसिएट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एसोसिएट होगा वो किसके साथ होगा, कैपेसिटर के साथ होगा। इसका मतलब जो इक्वेशन आपका बनता है, जैसे अगर चार्ज का इक्वेशन अगर आप लिखें, तो चार्ज का बेटा जो इक्वेशन होता है वो होता है Q = Q0 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन है आपका। और यहाँ पे अगर Q = Q0 और cos ओमेगा को 2π/t अगर लिख दिया जाए और मल्टीप्लाइड बाई टी कर दिया जाए, जहाँ पे t की आपको ये वैल्यू बतानी है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ध्यान से समझिएगा कि अब किसी इंस्टेंट के लिए कैपेसिटर की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मतलब आपको मैक्सिमम चार्ज होगा केवल और केवल कैपेसिटर, मतलब ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब टोटल चार्ज, देखो कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब टोटल के टोटल चार्ज पूरे सर्किट के कहाँ पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में होंगे। इसका मतलब जो Q होगा वो Q0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और Q0 बराबर कब होगा, जब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखोगे आप खुद सोचो, t की वैल्यू Q0 मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और cos थीटा 1 होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा, मतलब t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, t की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 हो, t/2 हो, आप रखते जाइए, t हो, 3t/2 हो। ठीक है, इस तरह से जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये कैसे आती है, इस कंडीशन से आती है, मतलब ये वाली कंडीशन मुझे लानी है, मैक्स कंडीशन, है ना, बात समझ में आ रही है। Q0 के बराबर कब होगा, जब टोटल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी, कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें रख देते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर t की जो वैल्यू आती है वही आती है। तो अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो t की वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो यहाँ आ रही है, दूसरी वैल्यू कहाँ आ रही है, t/2 यहाँ पे आ रही है, तीसरी वैल्यू t यहाँ पे आ रही है, उसके बाद फिर कहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी 3t/2, फिर कहाँ पे आएगी, फिर, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ t 3t/2 है ना, क्योंकि ये वाली लेंथ t/2 है, फिर यहाँ से t/2 3t/2, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा फिर। तो इस तरह से जो है ये वैल्यूज़ बढ़ती हुई चली जाएंगी, अगली वैल्यू 2t होगी। तो इस तरह से, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, डीसी वाले पॉइंट्स हैं। कौन से वाले पॉइंट्स हैं, डीसी वाले पॉइंट है ना। जब आपका टोटल और टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि टोटल का टोटल चार्ज कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, आपका इसमें स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तुम्हें यहाँ पे मिल गई, किसके लिए, कि जब टोटल का टोटल एनर्जी किस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा। अब दूसरी बात समझिएगा इसी में, इसका दूसरा पार्ट कि मैग्नेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये टोटल के टोटल चार्जेस इसमें यूज़ में आ जाएंगे, मतलब ये टोटल का टोटल चार्ज अपने अंदर क्या करा लेगा, फ्लो करके। इसका मतलब इसमें जो टोटल करंट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करंट टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी यल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यल जो है मैक्सिमम होना चाहिए। और इस तरीके से सी में जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, है ना। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्यू में जो है जीरो करंट फ्लो होनी चाहिए, जीरो चार्ज होने चाहिए। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी, इस वाला फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले में आपको सी जीरो कब मिलेगा या क्यू नॉट जीरो कब मिलेगा, जब ये 90 एंगल पे होगा, है ना, 90 एंगल पे होगा। और 90 एंगल का मतलब टी की वैल्यू आपको उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू आप देखते हैं, जब टी की वैल्यू आप कितना रखते हैं, t/4 रखते हैं, 3t/4 रखते हैं, मतलब इसके बीच वाली वैल्यू, है ना, इसके ये देखो ये वाली वैल्यू t/4 हो गया, ये वाली वैल्यू 3/, तो ये वाली वैल्यू जब इसमें रखते हैं 5t/4 हो गया। तो ये वाली वैल्यू जब रखेंगे तो इसमें जो कैपेसिटर की टोटल, कैपेसिटर में जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा।
अगर कैपेसिटर में टोटल चार्ज जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा क्यू जीरो होना चाहिए। अब क्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि टोटल की टोटल एनर्जी अभी किस फॉर्म में है, वो इंडक्टर में स्टोर है। ठीक है, वही एनर्जी आपको यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से होती है। आई बात समझ में? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या इसका एक पार्ट ये भी है कि अगर मैं इसका इसके बाद मैं इसका डी पार्ट कहूँ तो डी पार्ट में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि एट व्हाट टाइम, अच्छा, एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कह रहा है कि वो टाइम बताइए जिसमें चार्जेज होंगे इक्वली शेयर हो जाएंगे, है ना। इक्वली शेयर होने का मतलब जो टोटल एनर्जी है, इक्वली शेयरिंग में क्या होगा कि एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी का हाफ हो जाएगा। मतलब अगर ये कहा जाए कि वो टाइम बताइए आप, एट व्हाट टाइम, अगर कोई बुक आप देख रहे हैं तो उसमें देखिएगा एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो एक का हम निकाल लें, दूसरे का पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि एनर्जी इन कैपेसिटर, तो अगर आधी एनर्जी कैपेसिटर में ही हो गई तो टोटल एनर्जी की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, आपको वो टाइम बताना है। तो अब आपको एनर्जी इन कैपेसिटर पता होता है Q²/2C, ये पता होता है आपको, और Q²/2C, और जो है आपको मैक्सिमम एनर्जी पता है 1/2, और यहाँ से Q0²/2C। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ से आपने कर लिया है, इसको देख लिया होगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। तो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू Q0 की निकल के आती है वो आती है Q, या Q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी Q0/√2, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, यहाँ से Q0 की वैल्यू हमें मिल गई। अब आपके पास फॉर्मूला है Q = Q0 cos ωt। तो तुमने क्या किया, Q0 cos 2π/t, ये तो रहेगा ही 2π/t × t। ठीक है, अब तुमने क्या किया बेटा, क्योंकि Q = Q0/2 है तो इसको बराबर कर लो। तो यहाँ से मैंने लिख लिया Q0√2 और इसको मैंने लिख लिया Q0 cos 2π/t। ठीक है, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट दैट cos 2π/t, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और फिर जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको करते हैं, इसको जनरलाइज़ करते हैं, इसको जब जनरलाइज़ आप करेंगे तो जनरलाइज़ करने पे जो वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर, वो मिलती है, क्या मिलती है, मतलब √2 की वैल्यू आप देखते हैं तो √2 की वैल्यू जो होती है, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें आप तो 2π/t, है ना, मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू जो होती है, नहीं 45 की वैल्यू तो 1/2 होती है ना, cos 60 की वैल्यू जो होगी, cos 60 की वैल्यू जो होगी वो 3/2 होगी। क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। तो हमें इसी फॉर्म में इसको लिखना है, तो हमने इसको लिख लिया cos 2π + 1 π/2। ठीक है, दोनों तरफ एंगल को कंपेयर कर लिया, तो दोनों तरफ एंगल को कंपेयर करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, वी गेट दैट 2π/t मल्टीप्लाइड बाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2n + 1, एंड दिस विल बी π/4। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है, तो t = बेटा क्या आ जाएगा, 2n + 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा t/8। ठीक है, तो ये वो टाइम है जिस पर जो एनर्जी होगी आपस में, कैपेसिटर और इंडक्टर में जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। मतलब देखो ये वेरी कर रहा है ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे दोनों पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं इसमें जनरल फ्रेज में अगर इसकी वैल्यू को मैं नोटेट करूँ तो जो टी की वैल्यू आती है, अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रख दूँ एक बार, तो t/8 आ जाएगा, है ना, t/8, 3t/8, है ना, और 5t/8, मतलब n की जगह पे आप वैल्यूज़ को चेंज करते जाइए, तो वो टाइम मिल जाएगा जिस पर इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी क्या होगी, दोनों में आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया वो कह रहा है कि इफ़ अ रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एट द हीट। तो इसका आंसर बेटा ये है कि व्हेन हम लोग रेजिस्टेंस को जब हम लोग करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है ना, ये आप बात जानते हैं। तो होगा क्या कि जो ये ऑक्सीलेशन ये हो रहा है ना, जो ये इससे वेव जो जनरेट हो रही है वो क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा। और ऐसा होता भी है
कि एलसी ऑक्सीलेशन में इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये जो एलसी ऑक्सीलेशन था यहाँ पर, इस सर्किट में क्या होता है कि एक बार ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऑक्सीलेशन हो रहा है। तो इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जो वेव जनरेट होती है ना, वो ऐसे क्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, वो ऐसे देखिए डैम्प हो जाती है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जो वेव ऐसे फुल फेज तो ऐसे बनती है, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाती है, डैम्प हो जाती है। तो वेव जो है वो बिल्कुल से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि एडिशनल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको एडिशनल क्वेश्चन को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन एक्सरसाइज को ज़रूर आप सॉल्व करें। ठीक है, तो बच्चों शायद लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।